हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम रिफ्रैक्शन के बारे में। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। नाउ वी स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये कोई सरफेस है, लाइट रे आई, टकरा के वापस चली गई, इसको बोलते थे रिफ्लेक्शन। जब लाइट आएगी किसी सरफेस से टकराएगी और उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट रे आएगी, एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में पास होकर चली जाएगी। बस क्या होगा, उसकी स्पीड में डिफरेंस आएगा और स्पीड की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और दूसरे मीडियम में जाने की वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light travel obliquely from one transparent medium into another, it gets bent. यानी हो क्या रहा है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे ये लाइट रे आई थी लेकिन ये इस तरह से जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ना जाके ये इस तरह से बेंट हो गई। तो ये बेंट क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो लाइट की जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसी कारण लाइट बेंट हो जाती है दूसरे मीडियम पे जाने पर। जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड होती है कम। तो स्पीड कम होने की वजह से नॉर्मल की तरह बेंट हो जाएगी वो। और अगर लाइट रेज डेंसर मीडियम से जाती है रेयर मीडियम की तरफ, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी और वो तेजी से निकलेगी, तो नॉर्मल से आगे जाएगी, दूर की तरफ हो जाएगी नॉर्मल से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब देखते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसे हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो ऊपर तो एयर होगी और ये ग्लास हो गया और नीचे फिर से एयर आ जाएगी। तो यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार एयर से ग्लास में जाने पर, दूसरी बार ग्लास से एयर में आने पर। तो जितनी स्पीड यहाँ पे कम हुई होगी एयर से ग्लास में आएगी, उतनी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी लाइट की। तो इसी कारण से जो इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलेगी वहां पे। ये रे है इंसिडेंट रे और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ के बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। फिर रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहाँ पे इस रेज को बोलेंगे इमर्जेंट रे और इस वाला एंगल कहलाएगा जी एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर देखो ग्लास स्लैब नहीं होती तो हमारी रे इस तरह से जाती आगे को, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से इसमें इतना डिस्टेंस का डिफरेंस आ गया, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन में लॉ पढ़े थे, तो उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ इज सेम दैट ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई इन सेम प्लेन। जैसा कि वहां पे होता था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सेम प्लेन पे लाई करेंगे, तो वही सेम यहाँ पे होगा। ऐसे ये कोई भी मीडियम सेपरेट हो रहा है, यहाँ से लाइट रे आई, इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होके निकल गई, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। सेकेंड लॉ होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। यानी दोनों एंगल का, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन लें, उनका रेशियो निकालें, तो ये हमेशा कांस्टेंट आता है। और इसी लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और जो कांस्टेंट आता है उसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में चाहिए
और दूसरी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है उस मीडियम में उसकी कितनी स्पीड है। तो यहाँ से निकल के आ जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो मीडियम के बीच में कितना रेशियो आ रहा है। ऐसे यहाँ लिखा है n2:1, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे जाने पे उनके क्या रेशियो आता है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, जितना भी आएगा वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑफ मीडियम फर्स्ट, ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। नाउ वी सी व्हाट इज स्फेरिकल लेंस। जैसे कि हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, तो उन्हीं स्फेरिकल मिरर्स से बनाए जाते हैं स्फेरिकल लेंस। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें एक या दोनों सरफेस कर्व हो सकते हैं, या एक सरफेस कर्व दूसरा प्लेन भी हो सकता है। तो अधिकतर दोनों सरफेस कर्व होते हैं अगर इस तरह से लेंस बन रहा है। जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर देखा था, तो इस तरह से गुफा टाइप की बन रही है, इसमें केव टाइप की बन रही है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और इस वाले को बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। जो इस तरह से लेंस भी हो सकते हैं, एक साइड प्लेन सरफेस है, दूसरी तरफ इस तरह से कर्व सरफेस आ गया, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस, क्योंकि इधर कॉनकेव लेंस टाइप का है। और अगर इस तरह से लेंस है तो इस तरह के लेंस को बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इस तरह से कॉन्वेक्स टाइप का है। रिफ्लेक्शन वाई स्फेरिकल लेंस है। जैसे कि हमने मिरर में कुछ लॉ देखे थे रिफ्लेक्शन के, उसी तरह से स्फेरिकल लेंस में भी कुछ लॉ होंगे। तो फर्स्ट लॉ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से होकर निकलेगी। इसी तरह से अगर कॉनकेव लेंस में पैरेलल रे आ रही है तो ये इस तरह से आएगी, मान लो फोकस से होकर इस तरह से जा रही है आगे को। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल देखते हैं। अगर इंसिडेंट रे फोकस से होके आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। इसी तरह से कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अगर ऐसा लग रहा है ना कि जो रे आ रही है वो आगे चल के फोकस से टकराती, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। थर्ड रूल है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधी चली जाएगी, उसमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा दोनों ही लेंसेज में। इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हमने देखा था, मिरर में भी देखा था, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो जो रेज है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। जो पैरेलल आएंगी तो फोकस पे जाके मीट करेंगी सभी रे, तो यहाँ फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज पॉइंट साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि यहाँ एक्चुअली में रेज मीट कर रही हैं। When the object is beyond 2f1, 2f1 के अगर जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट तो कैसे और कहाँ पे इमेज बनेगी। तो जो फर्स्ट रे हम लेकर आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से होके जाएगी f2 से होके। और सेकंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकालना सीधी, तो जहाँ पे ये कट करेंगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देंगे तो ये इमेज बन जाएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी साइज स्मॉल है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, तो यहाँ स्मॉल साइज की इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में लाइन मीट कर रही है। When the object is at 2f1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है 2f1 पे, फर्स्ट रे लेके आया हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और f2 से होके ऐसे निकल गई, सेकंड रेज ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल गई, यहाँ पे मीट कर रही है, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, 2f2 पे। ये इमेज बन रही है, साइज भी देख सकते हैं हम, सेम साइज की बन रही है, तो इमेज सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। When object is between 2f1 and f1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यहाँ से फर्स्ट रे ला रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो f2 से होके निकल जाएगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो यहाँ पे ये इमेज बन रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से ज़्यादा है, तो एनलार्ज इमेज बनेगी और रियल इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ एक्चुअली में लाइन मीट कर रही है। और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं ऊपर की तरफ है तो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। When the object is f1, अगर f1 पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाए तो f2 से होके निकल गई, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों पैरेलल रेज हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी हैं, तो इधर इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, इसका मतलब इधर बहुत लार्ज, वेरी एनलार्ज इमेज बनेगी।
तो हाईली एनलार्ज्ड बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके हम ऐसा मानते हैं कि रेज मिल जाएंगी यहाँ पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाए तो ये फर्स्ट रे लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से F2 से होकर निकल जाएगी। सेकंड अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाएंगे तो इस तरह से चली जाएगी। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, तो आगे जाके कहीं पे भी मीट करने वाली नहीं है। तो इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इस पॉइंट पर मीट कर जाएंगी पीछे की तरफ, यानी मेरा लेंस के फ्रंट में। तो इस तरह से ये इमेज बन रही है। इधर देखो लाइन एक्चुअली हम मीट नहीं कर रही हैं, हम पीछे की ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं तब मीट कर रही है। इसका मतलब ये इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल, और वर्चुअल हो रही है। और साथ में देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो यहाँ पे इमेज भी ऊपर की ओर है, तो डायरेक्ट, तो यहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। और साइज बहुत बड़ी है तो एनलार्ज साइज की बन रही है, और इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने ही बन रही है। नाउ वी सी इमेज फाउंड बाई कॉनकेव लेंस। इसमें केवल दो केस हैं, एक इन्फिनिटी पे, दूसरा F1 के पीछे और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लो। तो फर्स्ट केस देखते हैं, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ से पैरेलल रे जाएंगे सब प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर इस तरह से जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बनेगी, बहुत छोटी होगी और वर्चुअल डायरेक्ट होगी, क्योंकि ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। इनके बीच का डिस्टेंस इधर बढ़ता जा रहा है जैसे आगे जाते जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे की ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस पॉइंट से निकल रही हैं वो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इस तरह से फर्स्ट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसी जाएगी जो हमें लगेगा फोकस से होकर निकलेगी, इस तरह से निकाल लें। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी गई, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा इधर जितनी दूर हम लेते जाएंगे। तो इधर तो कहीं पे भी मेट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तो हमें यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे इमेज बहुत छोटी बन रही है, स्मॉल साइज की बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। साइन कन्वेंशन, जैसा कि हमने मिरर में देखा था सेम उसी तरह का साइन कन्वेंशन लेंगे। ये आप कैसे रखते हैं, इस तरह से ग्राफ से इस तरफ पॉजिटिव नंबर आते हैं तो इधर हम साइन कैसा लेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, इस तरफ नेगेटिव साइन लेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव साइन लेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव साइन लेंगे। ऐसा कब करेंगे, जब हम ऐसा मान के चलते हैं कि लाइट रेज इधर से इंसिडेंट हो रही है। लेंस फार्मूला फॉर स्पेरिकल लेंसेज, जैसा कि हमने मिरर में भी देखा था मिरर फार्मूला, तो उसी तरह से लेंस फार्मूला भी क्या है कि लेंस में इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी को लेंस फार्मूला बोलते हैं। तो जैसे ये लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जिसमें v है आपका इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फोकल लेंथ। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस से जैसा कि हम जानते हैं कि हम लेंस का यूज कब करते हैं, किसी छोटी चीज को बड़ा करने के लिए, तो कितना मैग्नीफाइड कर रहा है वो, इसको निकालने के लिए यूज करते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला। उससे छोटा भी देख सकता है, जैसे माइक्रोस्कोप में हम छोटे को बड़ा देखते हैं, टेलीस्कोप में बड़े ऑब्जेक्ट को छोटी साइज में देखते हैं, तो कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में, तो वो जो भी आएगा वो हम स्फेरिकल लेंस का इस फार्मूले से देखेंगे। इसमें होता है कुछ नहीं, ये भी रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और ये ऑल्सो रिलेटेड टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दीज आर मैग्निफिकेशन फार्मूला एंड दिस इज लेंस फार्मूला। Now we see power of a lens. The power of lens is the reciprocal of its focal length in meter. अगर फोकल लेंथ को मीटर में ले लें और उसका रेसिप्रोकल निकाल लें तो उससे पावर निकल आती है। पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें जो फर्स्ट सरफेस दिख रहा है ना जी, तो इसकी फोकल लेंथ इधर होगी कहीं पे। तो जैसा कि हमें पता है कि इस तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम वो पॉजिटिव लेते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इस तरह से होता है कॉनकेव लेंस। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है ये वाला, तो इसकी फोकल लेंथ इधर होगी कहीं। और जैसा हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं हम जब भी मेजर करते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसकी पावर कैसी आएगी, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव आएगी।
Thank you for watching. Please like, share and subscribe.